हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। हमारी चाय चाय की चर्चा पर आज मौजूद है शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत, हमारे करीबी शहर से करीबी देहात लगे हुए देहात से तरकौली से पूर्व प्रधान शेख खुशनूद साहब। शेख खुशनूद साहब, आपका चाय की चर्चा पे पहुंचने पर हमारा बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे तो पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के बारे में दो लफ्ज कहें और अपनी कुछ बातें हम हमारे नाजरीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं अपने चैनल चाय पे चर्चा का खैर मकदम और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ साथ भाई काजी जमाल साहब का, जिन्होंने आज यहाँ बुलाकर ये बोलने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ काजी जमाल साहब का। और जो हमारे दोस्त लोग अजीज आए हैं, भाई अथर साहब और भाई गुड्डू साहब, यासीन भाई, मेरे पुराने बहुत ही अजीज दोस्त इंतजार आकाशी साहब, उनकी बराबर में बैठे हुए भाई रईस साहब, और बहुत ही बेहतरीन कैमरे को चलाने वाले मेरे सुपर भाई महबूब साहब, सबका खैर मकदम और स्वागत करता हूं। और मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि चैनल तरक्की करे और आगे बुलंदी पे जाए। शुक्रिया खुशनूद भाई, आपने बहुत सारे साथियों के साथ आप यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारी इस चाय की चर्चा की इंटरव्यू की रौनक को आपने बढ़ाया है। ये इस बात से अंदाजा है कि इन लोगों को पता था कि आज खुशनूद भाई आने वाले हैं, तो बिफोर टाइम ये यहाँ पर आए गए। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशनूद भाई, आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं। जी, आपने जिंदगी के बहुत उतर चढ़ाव देखे हैं जी। और लगभग गालिबन आपकी उम्र 61 हो गए, 61 हो गए। 60 प्लस है। हाँ। 60 के हो गए। तो इन दौरान आपने क्या क्या महसूस किया और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, और वैसे कैसे जिद्दोजहद करके आज आप माशाल्लाह अच्छे खासे मुकाम पे हैं, तो इसके बारे में जरा हमारे नाजरीन को बताएं। जैसे कि अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो हम पीछे से हमारे जो दादा परदादा और हमारे वालिद साहब पहले से बड़े काश्तकार जिम्मेदार हुआ करते थे। परेशानी तो वैसे कुछ नहीं हुई जिंदगी के अंदर, सब ठीक रहा। और इसके बाद मैं अपना यहाँ पर शहर के अंदर दुकान लेकर अपना काम किया, ट्रांसपोर्ट का काम चलाया। इसके बाद एक दुकान और लेने के बाद अब एक काम दुकान के अंदर हमने जो है कारों के स्पेयर पार्ट्स का काम किया है, हल्दौड़ चौराहे पर मोटर पार्ट्स का। और बाकी सब अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब शुक्र है खुदा का। राजनीति में आपकी दिलचस्पी रही है बहुत ज्यादा जी। आप कौन से सन में चुनाव लड़े थे? मैं सन 2000 में चुनाव लड़ा था ग्राम प्रधान का, जिसमें मैं जीत गया था। और 5 साल के बाद 2005 में मेरी मिसिज नेटवर्क ब्लॉक की वाइस प्रमुख बनी थी। अच्छा। हाँ, ये 10 साल का कार्यकाल हम लोगों ने किया है। उसके बाद शायद सीट में आरक्षण आ जाता है तो हम लोगों को मौका नहीं मिल पाया दोबारा। बहरहाल वो हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा गुजरा है और सब आप लोगों की दुआ है। क्या नाम था आपकी वाइफ का? अफरोज जहां। नाजरीन, इनकी वाइफ 5 साल ये खुद प्रधान रहे और 5 साल इनकी बीवी वाइस ब्लॉक प्रमुख रही हैं और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छी लेडी है और किस्मत वालों को इस तरह की वाइफ मिलती हैं जैसे खुशनूद भाई हैं। इनको बराबर उन्होंने सियासत में भी इनका सहयोग दिया है, परिवार के पालन पोषण भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। और जब वक्त बड़ा चुनाव लड़ने का, ये चुनाव के संबंधित जब भी कभी लोगों के बीच कन्वेंसिंग के लिए जाना पड़ता है तो अच्छे खासे ग्रुप के साथ वो खुशनूद भाई के लिए कन्वेंसिंग करती हैं और अपने लिए भी कसीम करते हैं। तो खुशनसीब है आप अपनी बीवी से। जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक बीवी, जैसे कि कहा जाता है लक्ष्मी के रूप में, इस तरह की खुश नसीब और मेरी जिंदगी की जीवन साथी। और शायद मैं आज अपनी जो 61 साल की उम्र में इस तरह, अल्लाह का शुक्र है मेरी सेहत भी सब कुछ ठीक है, इसके अंदर कहीं इसके पीछे मेरी मिसेज का ही हाथ है। जी, मतलब पूरी तरीके से मुत्तफिक हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत। और पूरा सहयोग करते? जी, पूरा सहयोग करते हैं, हर हाल में आपको कबूल? हर हाल में कबूल। आपके एक दोस्त हुआ करते हैं इंतजार आकाशी। जी साहब।
वो बड़ी तारीफ किया करते हैं और आपके बहुत सारे किस्से हैं जी जो वो सुनाते हैं, और जब हम महफिलों में बैठते हैं तो हमेशा आपके किस्से उनसे सुनते हैं और उनके सुनाने का अपना अंदाज, जी जिस अंदाज में वो छोटी सी छोटी बड़ी को वो इतना खूबसूरत करके पेश करते हैं कि आदमी का हंसते हंसते पेट नहीं दुखता। जी। तो क्या कहेंगे आप इंतजार अक्काशी के बारे में कि कितना लंबा साथ है आपका? इंतजार साहब से मेरी 42 साल पुरानी दोस्ती है। शेरकोट के एक मामले को भी सुनाते हैं ये कि बड़ा तफरी का है, वो बहुत तफरी के साथ सुनाते हैं। तो कितना बड़ा साथ है आपका? और जी चलो, वो ऐसे तो वाकई बहुत सारे हैं, लेकिन ये 42 साल पुरानी दोस्ती है हमारी, और आज तक अल्लाह के करम से ये दोस्ती बरकरार है। लंबा वक्त होता है नाज़रीन, 42 साल अपनी दोस्ती को जी लगातार एक साथ चलाना है। हाँ, एक साथ चलाना, एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही रहते हैं। घर के हालात से एक दूसरे की कोई परेशानी है तो फौरन खड़े मिलते हैं एक दूसरे के लिए, और अब बच्चों के अंदर भी वो मोहब्बत पैदा हो गई है। हमारे बाद हमारे बच्चों की दोस्ती चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी बात है कि इनके जो अपने बच्चे हैं, चाहे वो इंतजार भाई के हो या खुशनूद भाई के बच्चे हो, इनके बीच में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और दोस्ताना। जिंदगी में साथियों अगर दोस्त अच्छा मिल जाए तो ये भी इंसान का बड़ा कामयाबी है इसमें, वरना आजकल के दौर में दोस्त का मिलना बड़ा मुश्किल है। ज्यादातर लोग एहसान फरामोश होते हैं, मतलब परस्त होते हैं और मौके को भुनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और मुसीबत के वक्त में भाग खड़े होते हैं। लेकिन जहां तक हमने खुशनूद और इंतजार आकाशी के बारे में सुना है तो उसमें यही रहा कि ये दुख और दर्द में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। जी ये अच्छा अमल है। खैर खुशनूद भाई, बात करते हैं आपकी। आप 5 साल आपने राजनीति में, प्रधानी में गुजारे, जी तो और उसके बाद अब आप बसपा में भी आपका काफी कार्य का टाइम गुजरा है। बहुजन समाज पार्टी में डॉक्टर बुनियाद अली का जब पहली बार नेटवर्क में टिकट हुआ था, ये धामपुर विधानसभा हुआ करती थी जब 1988-89 के अंदर, तो उस टाइम से मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ। आज तक मैं बहुजन समाज पार्टी में ही काम कर रहा हूँ। हम लोग मिशन के लोग हैं, मिशन को जिंदा करने वाले और बहन जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं। उनको पार्टी को एक मिशन आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। आज भी आज के हालात में, आज के हालात में हम तो पार्टी में ही है वैसे, मगर यह है कि कहीं कुछ इस तरह की खामियां रही कि आज पार्टी का जनाधार बहुत कम हो गया है। किसको जिम्मेदार मानते? जिम्मेदार तो इसके अंदर एक 4 बार की मुख्यमंत्री, एक चार बार मुख्यमंत्री रही, मुख्यमंत्री और जिसके शासन की खनक रही हो लगी जी, वो उसके बाद आज कोई एमएलए नहीं है और दोबारा से भी कोई ऐसा प्रगति होती भी दिखाई नहीं दे रही जिससे उम्मीद की जा सकती है कि आइन भविष्य में वो कुछ आगे जा सकती हो। तो इसमें किसको आप अहम रोल अदा मानते हैं कि क्या कमी है? कमी तो देखो, जब एक वक्त खराब आ जाता है या कोई टाइम ऐसा जाता है तो फिर कमी मानी जाती है। कहीं जो बहन जी जिस तरह मिशन को लेकर चल रही थी और बीच में जैसे कि गठबंधन बनाया गया था, उस गठबंधन को तोड़ दिया, वहां भी खामी रही बहन जी की। सपा बसपा गठबंधन, हाँ, वो गठबंधन अच्छा था, वो आगे चलता तो और आगे कामयाबी मिलती। कार्यकर्ता चाहते थे गठबंधन रहे, कार्यकर्ता चाहते थे, सारे जितने लोग थे और जो फाउंडर लोग थे पार्टी के, सारे लोगों की अपनी मर्जी थी कि ये गठबंधन चलता रहे, सिलसिला यूं ही चलता रहे आगे चल के। सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक बहुत खुशी की लहर पहुंची थी पूरे प्रदेश के अंदर, और कम से कम बहुजन समाज पार्टी को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था। उससे गुजरे चुनाव में बहुत कम सीटें रह गई थी बहुजन समाज पार्टी के एमएलए की, तो जब गठबंधन हुआ तो 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी की को मिली और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। तो जस्ट दुगना बेनिफिट बहुजन समाज पार्टी को मिला था। तो इस गठबंधन को तो जारी रखना चाहिए था, क्योंकि इससे फायदा हुआ था समाजवादी पार्टी आंदोलन अब के साथ आने में। अब देखो, वो हाईकमान के आदेश से जैसा मर्जी, अब उसके अंदर तो कोई कार्यकर्ता या कोई जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनका, क्या आप ये नहीं मानते कि वो उस गठबंधन को तोड़ना ही सबसे ड्रॉबैक रहा बहुजन समाज पार्टी का, कि वो उससे बिल्कुल और पीछे ही चले गए। 10 एमपी होने के बावजूद जब अगला विधानसभा का चुनाव आया तो उसमें उनका खाता नहीं खुला, सिर्फ एक सीट
एक एक एमएलए जीता था, वो भी अपनी जी व्यक्तिगत छवि की वजह से। हाँ, वो लोकसभा में विधानसभा में उसका नुकसान, बड़ा नुकसान पहुंचा। बड़ा। शायद वो गठबंधन चलता रहता तो पार्टी कहीं और पहुंचती और चांस मिलता बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का। और आगे भी माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी भी कहा है कि अगर मैं बहन जी, हम तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे जी, लेकिन उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब ये वही वजह बताएं, क्या बताएं, क्योंकि लगातार ये कोशिश रही थी कि वो गठबंधन कंटिन्यू चलता रहे। अभी इसे जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि अभी 2027 का जो चुनाव आने जा रहा है, बहन जी ने जैसे बताया है कि मेरी अभी मुट्ठी बंद है, अपने पत्ते बाद में खोलेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अभी ये नहीं कह सकते कि आगे अखिलेश जी या बहन जी क्या करने जा रहे हैं। अलग कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक उम्मीद ये बांधे हुए हैं। हाँ और जो बसपा कार्यकर्ता का कैडर है जी, वो एक तरीके से इत्मीनान बख्श है, या ये चाहता है अंदर ही अंदर कि किस सूरत से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए जी। ये बसपा कार्यकर्ता की जी 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 दिल में एक ख्वाहिश है। नहीं, ख्वाहिश तो अब रखनी पड़ेगी, इसका आगे कोई चारा नहीं है ना भाई। जितना जोर था पहले लगा के देख लिया 3-4 बार में, खाता भी नहीं खुल पाया तो परेशानी हो गई ना इस चीज से। और बाकी जो हमारे हाईकमान है, वो जो उन्होंने बताया है इस चीज के लिए कि भाई हमें मुट्ठी बंद है, हम मुट्ठी बाद में खोलेंगे, और उसमें उन्होंने क्या कर रखा है वो चीज बाद में आएगी सामने। और दावा भी किया है कि इसमें जो है 2027 में 5वीं बार बसपा की सरकार बनाएंगे। बहरहाल ये आप मीटिंग में गए होंगे, मीटिंग की कार्रवाई आप तक पहुंची होगी जी, तो आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन कभी अभी चैनल के ऊपर जो बहन जी का भी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि हमें किसी से भी किसी तरह का गठबंधन नहीं करना है। ये उनका अभी सार्वजनिक बयान है मीडिया के ऊपर। बहरहाल हो सकता है अंदर खाने कोई बात हो रही हो तो उसको कहा नहीं जा सकता, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, बड़ी बात कर सकते हैं। बहरहाल हम आप पर आते हैं, आपकी अपनी राजनीति क्या है, अब आप क्या करना चाहते हैं आगे अभी 2027 में जो दिशा निर्देश मिलेंगे इसके हालात हिसाब से हम नहीं, लोग मैं काम करेंगे। व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, व्यक्तिगत हम क्या करना चाहते हैं? व्यक्तिगत तो अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, बच्चों ने काम संभाल लिया है। सबसे पहले मैं हज को जाना चाहता हूँ। अल्लाह आपका ये जायज तमन्ना को पूरा करो। हज पे जाने का इनका मैं बच्चों सहित, जी हाँ, मैं बीवी सहित इरादा है। अल्लाह आपके इरादे को पूरा करे। हम पासपोर्ट वगैरह दे दिए, पासपोर्ट वगैरह अच्छा करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। सियासत में आने वाला जो चुनाव है प्रधानी का, इसमें क्या इरादा है आपका चुनाव लड़ेंगे? आने वाले चुनाव के अंदर दरअसल ये है कि हमारा जो आपकी सीट कैसी थी? आपकी सीट ये क्या नाम, एससी सीट थी। अच्छा, तो पॉसिबल है कि आपके सीट बैकवर्ड सामान्य होगी या बैकवर्ड होगी? जी, या मतलब आपकी तो बैकवर्ड और सामान्य के बीच में रहती है। हाँ हाँ, वो रहती है जनरल और सामान्य के बीच। जनरल के सामान्य, जनरल सामान्य तो एक ही होता है। हाँ, जनरल और हाँ, ओबीसी के बीच। जनरल और हाँ, मतलब ओबीसी तो आपकी नहीं रही ना कभी? ओबीसी भी हो रही है। हुई है आपकी? हाँ हाँ, ओबीसी भी हुई है। हाँ, और एससी भी हुई है और सामान्य। इस बार एससी थी और अब के चांस हैं सामान्य के। अच्छा, सामान्य सीट अगर आती है तो वो टाइम पे देखेंगे। अभी तो फिलहाल चुनाव डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं लोग। बीटीसी लड़ने का इरादा? बीटीसी नहीं लड़ेंगे, मतलब ब्लॉक प्रमुख लड़ने का इरादा नहीं? ब्लॉक पर आप इतने पुराने हो गए और आपकी वाइफ भी वाइस ब्लॉक प्रमुख रही है जी, तो आप इस तरफ भी कोशिश करें या लगे रहे? वो कोशिश रहेगी। दरअसल ये है कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन हुआ है और ये ब्लॉक प्रमुख हुए हैं, ज्यादातर सत्ता के मामले होते हैं, तो इसलिए अभी उसका प्रयास नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं, उसका प्रारंभिक चुनाव तो लड़ा जाए, मतलब बीटीसी तो कम से कम आप लड़े या बीवी लड़े, वो तो बीटीसी ऑप्शन खुला हुआ रहना चाहिए। हाँ, ऑप्शन तो खुलने के लिए कोई अगर मौका अगर ऐसा आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है बीटीसी का भी। लेकिन अब सीट तो सामान्य है, हम 16 में आते हैं और ज्यादातर जो आरक्षण आ जाता है, कभी बीसी का आ जाता है, कभी एससी का आ जाता है। और अगर ये सीट सामान्य आई तो इसमें बीटीसी के लिए भी अब पर्चा भरेंगे और जीत भी जाएंगे, उसमें मुश्किल नहीं है हमारे लिए। बीटीसी में भी यही चक्रानुक्रम आरक्षण की व्यवस्था है? जी जी है। और कोई खास बात जो आप कहना चाहते हो? मौजूदा सरकार से कितने मुतमईन हैं आप, जो सरकारें चल रही हैं? सरकार से तो ठीक है, कोई वैसे परेशानी नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे देखने को मिल जाता है कि एक मामला
कहीं कोई घटना या कोई मामला हो जाता है, सांप्रदायिक हो या कोई वैसा हो जाता है, तो उसके अंदर प्रशासन कभी कभी गलत कार्रवाई कर देता है। वो चीजें सामने बहुत ज्यादा आ रही हैं। कार्रवाई कहीं होनी थी, उल्टी हो जाती है। तो वो चीजें सामने आ रही है, तो उस चीज पर सुधार होना चाहिए। लेकिन जहां तक मामला शासन का है, शासन ठीक काम कर रहा है। हम लोगों को लाइट बढ़िया मिल रही है और बाकी तो सब वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक ऐलान किया है और साथ ही मांग की है, मुसलमानों से अपील की है और सरकार से मांग की है जी कि गाय को राष्ट्रीय पशु हाँ घोषित कर दिया जाए। घोषित किया जाए। और मुसलमानों से अपील की है कि पूरे हिंदुस्तान भर में गाय को ना खरीदा जाए और उसके गोश्त का इस्तेमाल ना किया जाए। आप कहाँ तक इत्तेफाक करते हैं मौलाना के इस बयान से? मैं मौलाना अरशद साहब मदनी साहब की बात से पूरे तरीके से सहमत हूँ और ये अच्छा बयान है। और मैं भी गुजारिश करूंगा अपने तमाम अवाम से और तमाम पूरी टोटल हिंदुस्तान की अवाम से कि जो मदनी साहब ने बयान दिया है, ऐलान किया है, इस पर सब लोग अमल करें। और वो अपना हिसाब है इनका, वो राष्ट्रीय पक्षी घोषित करते हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए। देश में बदअमनी फैलने का एक मुख्य कारण जी गौकशी को माना जा रहा है, जो एक पिली ले ली है कुछ। तो ये थे हम, बहुत बहुत शुक्रिया। हो चुका है, बहुत सारे बेकसूर निहत्थे लोग जेलों में जा चुके हैं और वो उन शहीद मार भी दिए गए, उनकी हत्याएं हो गई। इसी को देखते हुए मौलाना अरशद मदनी साहब जमीयत उलमा हिंद के जो सदर मोहतरम हैं, उन्होंने बहुत काबिल तारीफ ये ऐलान किया है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गाय के दूध को अच्छा बताया है और गाय के गोश्त को मुजिर बताया है, यानी कि ज्यादा फायदेमंद गाय का गोश्त नहीं है। तो उन्होंने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये अपील की है सभी मुस्लिम कौम के लोगों से और सरकार से कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही इस फितने को खत्म किया जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये गलत बात है कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर गाय पर पाबंदी है, बंगाल में पाबंदी नहीं है, गोवा में पाबंदी नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम ऐसे प्रांत है जहां पर गाय काटने पर पाबंदी नहीं है और वहां पर बहुल के अंदर गाय को एक इशू बना दिया गया कि ये सिर्फ गाय काटने का काम और इस पे अत्याचार माइनॉरिटी के लोग करते हैं, जो गलत है। माइनॉरिटी के 99% लोग गाय के मांस को पसंद नहीं करते, वो हमेशा बड़े के गोश्त को पसंद करते हैं या चिकन को पसंद करते हैं। तो जिसकी वजह से अगर देश के हालात खराब हों तो ऐसी इस चीज को हमें छोड़ देना चाहिए और हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। मौलाना अरशद मदनी के इस बयान का हम बहुत ही अच्छी तरीके में खुशी के साथ इस पैगाम को उनके तस्लीम करते हैं और अहद भी करते हैं। यकीनन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी अब गाय को नहीं खरीदेगा, हम इस बात से यकीन रखते हैं। और खुशरूद भाई, मैं बकरीद आ रही, बकरीद के ताल्लुक से भी मैं तमाम अपने नाजरीन हजरात से ये अपील करता हूं कि बकरीद के मौके पर कहीं भी शहर के अंदर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपको जो उसके अवशेष है उनको कहीं ना कहीं गड्ढों में दबवाना पड़ेगा। नगर पालिका अपनी जानिब से एक टीम घोषित कर दी है, नगर पालिका के बहुत सारे कर्मचारी वो अवशेष को लेने के लिए पहुंचेंगे। आप समय से उन अवशेष को नगर पालिका कर्मचारियों को दें। शहर में कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे हम वतनी भाइयों को हमारी कुर्बानी से कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहीं हमें रिश्तेदारी के अंदर, पास में, मोहल्ले में, पड़ोस में अगर अपना मीट भेजना है तो उसको भी हम ढक कर भेजें। ये खास ख्याल हम कुर्बानी करने वाले लोग रखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और कुछ बस ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। सभी अपने नगर वासियों से और जितने क्षेत्रवासी हैं, जिस तरह कुर्बानी होती है, एक तो कुर्बानी को थोड़ा आड़ से किया जाए, खुलेआम कोई रोड पे या इधर दाएं बाएं ना करे, आड़ से किया जाए। और जो खून वगैरह है वो नालियों के अंदर पानी डाल के बहा दिया जाए। और जो इसका जो आपने बताया गंदगी उसकी, वो बिल्कुल उन गाड़ियों में डाल दें और वो बाहर ले जाते हैं लोग, और वो गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। उसके बाद जो घर पे खाना वाना में बनाते हैं गोश्त को, तो उसके बाद जब वो इस्तेमाल होने के बाद बच जाता है, उसको बाहर रोड पर डाल देते हैं। इस तरह ना डालें और उसका पूरा सफाई का ख्याल रखें और शहर के अंदर अमन और सुकून बना के रखें। घर के अंदर नाज़रीन हमेशा 3 डस्टबिन होने चाहिए।
एक डस्टबिन सूखे कूड़े के लिए होना चाहिए, एक गीले कूड़े के लिए होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए। आप अपना डस्टबिन जहां कूड़ा फेंकता है वहां मत डालिए। जब आपको नगर पालिका की गाड़ी आपके गेट पर अनाउंसमेंट करती हुई पहुंचती है कि आप नगर पालिका का जो कूड़ा है वो डाल दीजिए, उसके बावजूद भी हम देखते हैं शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार हैं। लोग रात को जो कूड़ा हुआ सुबह ही अपने घर से निकले और किसी एक जगह विशेष पर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उस गंदगी को शहर में जो कुत्ते होते हैं उनको लेकर वो उसे तितर बितर कर देते हैं। गाय आवारा पशु फिर रहे हैं, वो इन्हें बखेर देते हैं। इससे पूरे मोहल्ले का वातावरण दूषित हो जाता है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जब अपने घर को पाक और साफ रखते हैं, सफाई सुथराई रखते हैं, तो अपने चलने वाली सड़कों को भी साफ और सुथरा रखें। ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। इस पर सख्ती के साथ अमल करें। आज के टाइम में जब नगर पालिका की गाड़ी हमारे यहाँ कूड़ा लेने के लिए पहुंचती है तो हम कूड़े को उस नगर पालिका की गाड़ी में ही वितरित करें। मैं अभी भी देख रहा हूं नगर पालिका की तरफ से काफी डस्टबिन लगाए गए हैं रूट पे, लेकिन उसके बाद वो कूड़ा डस्टबिन में नहीं डालते, लोग नीचे डाल के चले आते हैं, जो कि गलत है। हमारे बीच आज आए थे खुशरूद प्रधान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर पहुंचे। कोई अगर हो ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, आपके दिल में रह गई हो, तो वो आप बताएं, अपने दोस्त इंतजार आकाशी के बारे में बताएं। देखो, आकाशी साहब तो मेरे पुराने मित्र हैं और मैं दुआ करूंगा कि ये दोस्ती हमारी आखिर जब तक जिंदगी है इस तरह चलती रहे, सलामत रहे और ये प्यार यूं ही बना रहे। और बाकी सब अपने जितने नगर शहरवासी हैं, बकरा ईद का त्यौहार अपने सर पर आ गया है, करीब आ गया है। बड़े खुशी के साथ धूमधाम से इस त्यौहार को मनाए, एक दूसरे के गले मिले। और जैसे कि एक ऐलान वो भी हुआ है कि ईदगाह से बाहर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो मैं सभी से अपना हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से कि वो नमाज ईदगाह के अंदर अदा करें, और जो बाकी बचे तो मस्जिद में अदा करें। करते कोई ही परेशानी नहीं, करते ही हैं। आराम से अपनी नमाज अदा करनी है हमें, तो अल्लाह तक अपना जो है नमाज का फरीज अदा करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात प्रधान जी ने एक पैगाम दिया है कि जो सरकार की तरफ से आदेश है कि नमाजें सड़कों पर ना पढ़ी जाए, तो उसका भी एहतराम किया जाए। तो ये थे हमारे बीच चाय की चर्चा पर खुशनूद प्रधान जी। खुशनूद प्रधान साहब, आप हमारे घर पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, हमारे इस इंटरव्यू को आप ज्यादा से ज्यादा देखें। इसकी मकबूलियत करने के लिए आप कुछ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट्स करें। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस, आपका इखलास ही हमें यह हिम्मत दे रहा है कि हम हर रोज एक शहर की नई शख्सियत को आपके लोगों के बीच में लेकर आते हैं और उनकी खुसूसियात को आपके सामने रखते हैं। बहुत आज के इस चाय पे चर्चा प्रोग्राम को हम यहीं पर खत्म करेंगे। और जैसा कि नाज़रीन हमारे चैनल की रिवायत है, हम हर आने वाले मेहमान का ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से एक छोटा सा मेडल पहनाकर उनका इस्तकबाल किया करते हैं। तो आज हमारे बीच में उसी कड़ी में खुशनूद प्रधान जी आए हैं। खुशनूद प्रधान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और हमने स्कूल ग्रीनवुड कॉन्वेंट की जानिब से आपको मेडल पहनाकर आपका इस्तकबाल किया जाए। तो ये थे हमारे बीच खुशनूद प्रधान साहब, जो हमारे पास के गांव तरकोली के रहने वाले हैं। खुश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया।